लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग क्या कीजिए कि एक पेन और एक पेपर साथ में रखिए अपना, क्योंकि इसमें कई छोटी मोटी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि सोम के क्वेश्चन कई बार आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी में भी थोड़ा कैलकुलेशन वाला पूछ लिया जाता है, तो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, आंसर आप बताते जाना, पहले आप लोग बताएंगे, देन मैं आपको उसका सही आंसर बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है, तो इसका आप आंसर देंगे अगर, तो अपन चारों ऑप्शन पे भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे कि अगर इस क्वेश्चन में क्या चीजें चेंज हो तो आंसर क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है एक्चुअल उसको पढ़ते हैं हम लोग। अ मटेरियल विच हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेड टू बी। आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं मेरे साथ, कोई परेशानी नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? आइसोट्रोपिक। इट इज आइसोट्रोपिक, है ना। अब देखो इस आइसोट्रोपिक ऑप्शन तो हमने क्लियर कर लिया। आइडेंटिकल का मतलब सेम प्रॉपर्टीज है ना, सारे डायरेक्शंस में सेम प्रॉपर्टीज है, इट इज आइसोट्रोपिक। अब यहाँ पे होता विच हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, देन इसका आंसर क्या हो जाता? इस ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो होता ये अनआइसोट्रोपिक, है ना। और ये होता आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन वन प्लेन, देन इट विल बी ऑर्थोट्रोपिक। ठीक, अब यहाँ होमोजीनियस की बात करते हैं। होमोजीनियस हम जानते हैं, अगर यहाँ लिखा होता अ मटेरियल विच हैज सेम प्रॉपर्टीज एट ऑल पॉइंट्स इट इज सेड टू बी होमोजीनियस, है ना। तो चारों ऑप्शन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, द टर्म नॉमिनल स्ट्रेस इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इंप्लाइज। इसका आंसर क्या होगा बताइए? सी। क्या होगा आंसर? सी सर। सी? नहीं, सर ए सर, एवरेज स्ट्रेस। इसका आंसर जो होगा इट इज एवरेज स्ट्रेस, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों को क्या सीधे सीधे अपने दिमाग में ध्यान रखने के होते हैं ना, और आप अगर बाय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी समझते हैं तो सिंपल लॉजिक है। इन्होंने क्या किया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जो टोटल स्ट्रेसेस है इसमें इन्होंने एक एवरेज लाइन जब ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसका अल्टीमेट का और यील्ड का इन सब का एवरेज लाइन जब ड्रॉ करते हैं हम लोग जब मॉड्यूलस ऑफ टफनेस निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज टफनेस। हमने मॉड्यूलस ऑफ टफनेस कैसे निकाला था? ऐसे ही निकाला था ना। देखो कुछ हमने ऐसा किया था, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था आपका। मॉड्यूलस ऑफ टफनेस क्या होता है आपका? एरिया अप टू दिस फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसको हमने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बना दिया था एवरेज करने के लिए। तो हमने क्या निकाली थी? एवरेज स्ट्रेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्ट्रेस। ठीक, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट है, थोड़ा पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। फॉर मेटेलिक मिनरल्स क्रीप बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन एट, ए आपका ऑप्शन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, बी इज 550, सी इज हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल, एंड डी इज एनी टेम्परेचर। इसका आंसर बताइए। क्या होगा इसका आंसर? कितने लोगों का आंसर आ रहा है सी? जीवन जी ने लगाया सी, रिद्धि अखावत सी, शिव बुनकर ए, है ना। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेसिकली जो मेटलर्जी है हमारी, जो हमारी मेटेरियल साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बट आजकल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूछा जाने लगा है उसके बारे में, क्योंकि थोड़ा मटेरियल पे आपका नॉलेज होना चाहिए। सो हम लोग कोई भी मटेरियल है जो मेटल है उसको जब हम लोग हीट करते हैं, तो अगर उसका टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से हाफ हो जाए, उसके मेल्टिंग पॉइंट से हाफ हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्रीप होने लगता है, वो खुद के सेल्फ वेट में ही वो उसमें डिफॉर्मेशन आने लगता है। तो उसकी वजह से क्या है, उसके जो हाफ वेट है, हाफ सॉरी टेम्परेचर है, वो उसका राइट आंसर है। उसको आप आंसर में यहाँ पे होमोलोगस टेम्परेचर भी लिखा हुआ हो सकता है। इट इज सी ऑप्शन पे जो लिखा है इसको हम लोग होमोलोगस टेम्परेचर भी बोलते हैं। क्लियर? होमोलोगस टेम्परेचर भी बोलते हैं, ऐसा है ना, इट इज होमोलोगस।
ध्यान रहेगा, ये नया क्वेश्चन है, ध्यान रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेपेरॉन्स थ्योरम इज एसोसिएटेड विथ द एनालिसिस ऑफ। ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन है हमारे सोम के बाद जब हम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते हैं। फिर भी इसका आंसर कोई देना चाहेगा? रिद्धि अखावत वेरी गुड, हर्षल पांचाल वेरी गुड, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। सो इट इज बेसिकली रिलेटेड विथ कंटिन्यूअस बीम, बट इट कैन बी अप्लाइड टू फिक्स बीम ऑल्सो, है ना। लेकिन बेसिकली जब इसको बनाया गया तो जो जिस कंडीशन के लिए बनाया गया, दैट इज कंटिन्यूअस बीम, है ना। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होता है ना, तो यू कैन टेक फिक्स्ड बीम ऑल्सो, बिकॉज हम फिक्स्ड बीम में भी हम एंड्स को एक्सटेंड करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। हमें हाँ सर, उसमें थोड़ी सी इलोंगेशन ले लेते हैं शायद दोनों साइड पे। जीरो इलंगेशन ले लेते हैं हम लोग, क्या उसको सपोर्ट्स को आगे बढ़ा के और जीरो मान लेते हैं स्पान को, और चीजें जीरो करके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो अप्रोच है हम लोग यूज कर लेते हैं, पर बेसिक अप्रोच किसके लिए? कंटिन्यूस के लिए, ठीक। फिर आपका आता है, अ रबर बैंड इज इलोंगेटेड टू डबल इट्स इनिशियल लेंथ, इट्स ट्रू स्ट्रेन इज। अब यहाँ पे देखो सिर्फ स्ट्रेन नहीं लिखा है, ट्रू स्ट्रेन लिखा है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वापस से हमारे कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। हमारे पास दो टाइप की स्ट्रेन है, एक तो है आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेन, जो हमारी नॉर्मल स्ट्रेन होती है उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। और दूसरी मैंने बताई थी आपको ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन क्या होती है आपकी? ये होती है चेंज इन लेंथ एंड लेंथ आफ्टर टी टाइम, मतलब फाइनल लेंथ, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? चेंज इन लेंथ बाय लेंथ आफ्टर टी टाइम, या फाइनल लेंथ आप बोल सकते हो। जिसने बोला है रबर बैंड इज इलोंगेटेड टू डबल इट्स इनिशियल लेंथ, मतलब पहले अगर एक थी तो वो डबल होके दो हो गई है, तो चेंज कितना हुआ? एक, तो डिफॉर्मेशन हुआ एक, और एक प्लस एक दो हो गई, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। लेकिन अगर आपको ट्रू स्ट्रेन पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे चेंज हुआ 1, है ना, और ओरिजिनल था 1, तो इसका आंसर आपके लिए हो जाएगा 1, जो कि गलत आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लासेस में दिया है, नोट्स मैंने आपको शायद भेजे हैं, अदरवाइज यू कैन गो टू द वीडियोज ऑल्सो। तो ये आपको एग्जाम में नया क्वेश्चन है, और अभी एग्जाम से नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। इज इट क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन, अ प्रिज्मेटिक बीम which has uniform, A option is depth, B is width, C is strength, and D is cross section. Which one is the correct answer? It is D, है ना। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए a prismatic beam, a prismatic beam which has uniform cross section, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, अब बीम which has uniform strength कर दूं, अगर क्या कर दूं? A beam which has uniform strength, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बीम की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होने का मतलब क्या है? बेंडिंग स्ट्रेसेस हर एक सेक्शन पे सेम हो जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन जब आएगा तो मैं रिलेट करूंगा उसको। फिर आपका देखो ये 12th क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, नॉच्ड बार टेस्ट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर टेस्टिंग द। नॉच्ड बार हम किसके टेस्ट में यूज करते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी निकालने के लिए? ए इज योर इम्पैक्ट टेस्ट, B is hardness, C is machinability of a metal, D is corrosion resistant of a material। देखो ऑप्शन में आपको कुछ भी लिखा मिलेगा, है ना। कितनी बार आपके जब सर के साथ बीएमसी क्वेश्चन कर रहे थे तो ऑप्शन में आपको कुछ भी रैंडम चीजें लिखने मिलती है, तो ऑप्शन में एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो बच्चे को ऐसा वर्ड डाल देते हैं जो बच्चे ने सुना ही ना हो, तो यहाँ पे डाल दिया मशीनेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड ही नहीं है ना। हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का टेक्स्ट में देखते हैं तो इट इज नॉट रिलेवेंट, है ना। फिर भी यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो सी तो आप खत्म कर दो भैया, है ही नहीं, है ना। हार्डनेस के लिए कौन कौन, आप आंसर दीजिए, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आपने जो जीवन जी ने दिया या अभी रिद्धि अखावत ए दिया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग सही, बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखो इम्पैक्ट टेस्ट हमने किया था दो तरीके से, है ना। दो इम्पैक्ट टेस्ट थे हमारे पास, कौन कौन से? कौन कौन से थे दो टेस्ट? एक तो आइजोड, एक चारपी, है ना। और आइजोड चारपी दोनों में जो स्पेसिमेन बनता है, उस स्पेसिमेन में क्या होता है आपका? इस तरीके से ग्रूव बनता है, एक में वी ग्रूव बनता है, एक में यू ग्रूव बनता है। सो बेसिकली नोच बनाते हैं हम लोग, है ना।
तो ये नोच बनाना इट इज यूज फॉर इम्पैक्ट टेस्टिंग, है ना, तो ये ध्यान रहे आपको। क्लियर? ठीक है, टेस्ट का नाम भी ध्यान रहे आपका, आइजोड 4P, और दोनों में स्पेसिमेन, एक में आपका जो आपका 4P टेस्ट है उसमें आपका जो स्पेसिमेन है उसको एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम रखते हैं हम लोग, और आपका जो आइजोड है उसमें आपको स्पेसिमेन को एज अ कैंटिलीवर टाइप सपोर्ट हम लोग उसमें लगा एडजस्ट करते हैं, उसको स्पेसिमेन को उसमें मशीन में लगाते हैं। इज इट क्लियर? ओके गुड। ये क्या लिखा, आइजोड 4P SSB सिंपली सपोर्टेड बीम, गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, इन 4P टेस्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द स्पेसिमेन, है ना। ये क्वेश्चन मुझे भी इवन कभी कभार कंफ्यूज कर देता है ना, बिकॉज मैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का ज्यादा स्पेशलिस्ट हूं, तो मैं उसी पे ज्यादा स्टडी करता हूं, और वही हमारा मास्टर्स का एक्चुअली टॉपिक भी रहा है, तो हम लोग उसको कंप्रेशन से रिलेट करते हैं। बट हम जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉमनली जनरली पढ़ रहे हैं तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ यूनिएक्सियल टेंशन, जो हर्षल ने जवाब दिया था कि सर ये टेंशन के केस में भी हो सकता है, तो टेंशन के केस में हम लोग क्रीप टेस्ट करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि हम लोग जनरली रिलेट कर रहे हैं माइल्ड स्टील से, मेटल से, है ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a free bar of length L is uniformly heated from 0 degree temperature to T degree centigrade. Alpha is the coefficient of linear expansion and E is the modulus of elasticity. आपको मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, है ना। तो द स्ट्रेस इन द बार इज, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए जल्दी से। सतवीर ने बोला ए, हर्षवर्धन ने बोला ए, और कोई? आप लोग माइक ऑफ करके बोल भी सकते हैं। सिविल इंजीनियर रोशन ए, और कोई? बस इतने ही लोगों को आता है जवाब। उज्जवल तलेसरा ए, और सारे लोग जवाब देने चाहिए, 18 लोग। तो इजी क्वेश्चन है, मैंने फॉर्मूला तुमको मुंह पे रटवाया। जीवन कुमावत जी ने क्या बोला है? जीवन कुमावत है, हर्षित अग्रवाल है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब देने पे आपको इनाम दिया जाएगा। रिद्धि अखावत, आपका आंसर नहीं आया इसके ऊपर। अच्छा, ए आंसर है ना, सबने आपने ए आंसर दिया है। ओके, देखो अब है ना, आपने ये ए आंसर अगर दिया है तो आपने क्या, अपने एग्जामिनेशन में 1 नंबर लूज कर लिया सीधा सीधा, है ना, क्योंकि स्ट्रेंथ तो मैंने आपको बताया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शब्दों का खेल है ना। और यहाँ पे आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे, शुरू में लिखा अ फ्री बार, क्या लिखा है? फ्री बार, मतलब बार जो है वो आपका ऐसा है और आपका फ्री टू एक्सपांड है ना, कितने एक्सपांड कर लो। अब जब वो फ्री टू एक्सपांड है, कोई रिस्ट्रेंट ही नहीं है, तो फिर वहां पे क्या होगा? स्ट्रेसेस 0 होगी। तो ये गलती हुई और आपके नंबर गए। तो एग्जाम में थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना, माइंड को ट्रेन करना है कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ पाए ढंग से। ठीक, चलो वेरी गुड। देन ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 15th क्वेश्चन इट इज, द टेस्ट स्पेसिमेन इन is stressed slightly beyond the yield point and then unloaded. Its yield strength will decrease, increase, remain same and becomes equal to ultimate tensile strength. कौन देगा इसका आंसर? रिद्धि अखावत ए, यस, और कोई? जीवन जी ये, और सतवीर, सतवीर जवाब आना चाहिए तुम्हारा यार। नरेंद्र सिंह ए, देखो है ना, हम लोग इसके लिए अगेन मैंने बोला हर जवाब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस कर्व देगा। ये आपका कर्व, ये आपने स्ट्रेस लगाया ना, ये स्ट्रेस ये आपका या कहां तक पहुंचा है? प्रोपोर्शनल तक। देन ये आपका आ गया इलास्टिक लिमिट तक। फिर उसमें क्या इसने बोला,
यील्ड लिमिट से थोड़ा ऊपर, मतलब यील्ड लग गई, यील्ड से थोड़ा ऊपर, मतलब यहां तक चला गया, है ना। अब वो क्या करेगा, अनलोड करेगा। अनलोड करेगा तो अनलोडिंग कैसी होगी, अगेन आपकी अनलोडिंग होगी ऐसी, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन था वो रिकवर नहीं होगा। अब जब हम फिर से लोडिंग करेंगे, है ना, जब फिर से लोडिंग करेंगे तो लोडिंग ये आपका रूट फॉलो करेगी, और यहां जाने के बाद आपकी फिर क्या होगी, अगेन उसकी फिर से डिफॉर्मेशन या फिर आपकी यील्डिंग चालू होगी। तो आपका क्या हो गया, ये यील्डिंग क्या, आपका यील्डिंग का वैल्यू क्या कर दिया, बढ़ा दिया हमने, है ना, तो इंक्रीज हो जाती है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है आपका वो है इंक्रीज हो जाती है। और इसीलिए आपके जो HYSD बार्स है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, उसमें भी ये लॉजिक यूज किया जाता है। आप लोग वहां पे इसको थोड़ा सा रिसर्च इन डेप्थ जाके देखना, हिंट मैंने आपको दे दिया है। HYSD बार्स का जो प्रोडक्शन है, जो उसका टेक्नोलॉजी है, उसको आप इससे रिलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका आंसर आप, इट इज बी। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, ये तो हमने किया है ना क्लासेस में। सो कप एंड कोन टाइप फ्रैक्चर अकर्स इन केस ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, राउंड स्पेसिमेन ऑफ डक्टाइल मेटल्स। ठीक, आप लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिए यार, है ना, ऐसे बिल्कुल सुनी खाली खाली क्लास में मजा नहीं आता है। ऑन कर दीजिए, माइक ऑन कर दीजिए ना। फिर आप लोग अब 17th क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। मटेरियल हैविंग एलोंगेशन लेस देन 5%, है ना, क्या बोला, हैविंग एलोंगेशन लेस देन 5%, मतलब ये कैसा, कौन सा हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया, आर कंसीडर्ड ब्रिटल। इसने लिख भी दिया, वेरी गुड। मैं तो क्वेश्चन लेवल का तब बोलता जब लिखता नहीं है कि आपका क्या है, एलोंगेशन लेस देन 5%, तो ये ऑब्वियस है कि ये क्या हो गया, ब्रिटल मटेरियल। इन सच केसेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बेस्ड ऑन, है ना। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कोई बताएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? सर यील्ड स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस। यस, मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय जो हम स्ट्रक्चर में उसकी वर्किंग स्ट्रेसेस जो आने वाली है उसके ऊपर, इनका जो रेशियो है, इट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसका वैल्यू ऑलवेज 1 से ऊपर रहेगा, है ना। ये डिपेंड, है ना। अब यहाँ पे, अब हम ये जो यील्ड स्ट्रेस है, यहाँ पे दो चीजें आ सकती है, या तो यील्ड स्ट्रेस आए, अब यील्डिंग किसमें होती है, आपकी डक्टाइल में, है ना, तो ये डक्टाइल के लिए तो यील्डिंग ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स यहाँ पे ये यील्डिंग होना ही नहीं है ना। तो यील्डिंग की जगह हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, है ना, कि हम लोग उसमें एक यहाँ पे लाइन खींचते हैं इस तरीके से उसके इनिशियल स्लोप के पैरेलल, और वो कट करता है, वो आपका प्रूफ स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऑप्शन आपका प्रूफ स्ट्रेस होना चाहिए था, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बात करते नहीं है तो क्या होगा, तो उसके जस्ट नियर बाय पॉइंट कौन सा होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना, बिकॉज ये आपका इलास्टिक लिमिट से जस्ट थोड़ा सा पीछे होता है। सो यू कैन कंसीडर द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑल्सो, तो इसका आंसर होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, अगर यहाँ पे होता आपका प्रूफ स्ट्रेस, तो आप प्रूफ स्ट्रेस पे ही आप ऑप्शन को टिक करते, लेकिन वो नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इज इट क्लियर? चलो भैया नेक्स्ट में चलते हैं। इन अ होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल the modulus of elasticity E in terms of G and K, मतलब E का रिलेशन चाहिए in terms of G and K। अरे ये तो हमने रटवा रखा बच्चों को, 9 kg 3 kg, है ना, बोलो एक बार मेरे साथ, 9 kg 3 kg। 9 kg। तो ये तो 9 kg हो गया, और ये 3K + G हो गया, तो C आंसर हो गया। कितना आसान कर दिया ना, बाकी घूमते ही रहो इसमें। ये देखो, the unit of elastic modulus is same as those of elastic modulus, मतलब E, है ना। the value of the unit of elastic modulus, यूनिट मतलब आपकी जो उसकी डायमेंशन है, न्यूटन पर mm², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी लिखते हैं आप, है ना, फोर्स अपॉन एरिया की टर्म में, तो इज द सेम एज दोज ऑफ, है ना। ये ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से किन सब की यूनिट, जो यूनिट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की है वैसी होती है, तो आप इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए क्या है आपका, स्ट्रेस, शियर मॉड्यूलस एंड प्रेशर। बी है आपका स्ट्रेन, शियर मॉड्यूलस एंड फोर्स। आंसर दीजिए इसका पढ़ के।
शिव बुनकर ए, बंटी सालवी ए। देखो बिल्कुल सही बात है ए, क्योंकि स्ट्रेस का वही होता है, शियर मॉड्यूलस का भी वही होता है, प्रेशर का भी वही होता है। यहाँ पे स्ट्रेन है, कट हो गया, फोर्स है, कट हो गया, इधर स्ट्रेन है, कट हो गया, है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर रहा है और राइट आंसर पे कॉन्फिडेंट भी रहना है, ठीक। फिर आपका आता है फॉर ए लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड टू रिलेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज। क्या होगा आंसर इसका? 2। अगर यहाँ पे ऑर्थोट्रोपिक हो देन इट इज 9. 9, और आपका अगर यहाँ पे अनआइसोट्रोपिक हो तो 21, ठीक है ना। तो ये 2, 9, 21 याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म शियर स्ट्रेस, है ना, इफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ a member is subjected to uniform shear stress of intensity Q, then the strain energy stored per unit volume is। बोलो इसका आंसर क्या होगा? कौन दे रहा है? हर्षल पंचाल सी। उसके अलावा कोई? सी। देखो है ना, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी हमने निकाली थी आपकी, तो आप वहां से आप इसको एक बार गेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो आप क्या कीजिए, वो आपकी क्या थी? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, है ना। तो इसमें से आप क्या कीजिए, नॉर्मल स्ट्रेस को और इलास्टिक मॉड्यूलस E को रिप्लेस कर लीजिए शियर स्ट्रेस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से, या फिर शियर मॉड्यूलस आप जिसको बोलते हैं, देन इट इज Q स्क्वायर बाय 2G। ठीक, क्लियर? The next is in case of engineering materials under unidirectional stress, मतलब क्या एक्सियल स्ट्रेस बोल दिया है ना, कंफ्यूज मत होना। एक्सियल स्ट्रेस इन द एक्स एक्सिस, है ना। फोर्स किस में लग रहा है आपका? मेन फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस में। देन द पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू, है ना। तो आपका पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल टू लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो तो आपका लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज एक्स डायरेक्शन वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। सर। क्लियर? ये क्वेश्चन पढ़ो भैया, बड़ा क्वेश्चन अच्छा खासा। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। स्क्रीन पे विजिबल है? यस सर। 100 mm long and 50 mm diameter steel rod fits snugly between two rigid walls 100 mm apart at room temperature. Young modulus is this and coefficient of thermal expansion is this. So the stress developed in the rod due to 100-degree rise in temperature will be। कॉपी पेन चलाओ और कॉपी पे चलाओ, कैलकुलेट करो इसको, है ना। स्ट्रेस की कैलकुलेशन करनी है तो सीधा सीधा आपके लिए क्या मिलता है? आप क्या कीजिए भैया, एक ही काम कर सकते हैं। इट इज E इज L अल्फा T, नो सॉरी E नहीं, आप निकाल रहे, E नहीं निकाल रहा, मैंने फॉर्मूले उल्टा लिख दिया है। आप निकाल रहे हैं स्ट्रेस टेम्परेचर स्ट्रेस, दैट इज E अल्फा एंड T। तो आप ढूंढो E अल्फा T कहाँ का दे रखा है इसमें। E आपका 2 × 10⁵ एंड अल्फा इज 12 × 10⁻⁻⁶ एंड टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है? 100। ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला कैसे लगा दिया? आप पूछेंगे सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा दिया सीधा सीधा, क्योंकि उसमें 3 केस बनते हैं आपके पास, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे उसकी रोड की लंबाई कितनी दे रखी है? 100 mm लॉन्ग, ठीक है। और वॉल्स कितनी अपार्ट है? वो भी 100 mm अपार्ट है। मतलब क्या है, जितनी लेंथ है उसके साइड में क्या है, उन्होंने फिक्स कर दिया उसको। तो आपका जो केस था कि दोनों टाइप सपोर्ट फिक्स कर दिया, वो वाला केस बन गया। अदरवाइज दूसरे केस पे जाना पड़ता है ना। तो सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना, पहले केस देखना है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये 10⁻⁵ 6 और ये 6 गया, तो ये 12 दूनी 24 × 10 240 240 न्यूटन पर mm²। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। गुड। ऐसा क्वेश्चन आपके RSA मैसेज में आ सकते हैं, थोड़ी माइनर कैलकुलेशन वाला है। ये पढ़ो भैया,
during tensile testing of a specimen using a universal testing machine, the parameters actually measured include. इसका आंसर Load कौन and- लिखना? लोड एंड डिफ्लेक्शन. गुड. कौन बोला है लोड एंड डिफ्लेक्शन? जीवन जी. जी सर. जीवन पढ़ना चालू करो. जोरदार पढ़ रहे हो आप. आपका सिलेक्शन पक्का है. वेरी गुड. कीप इट अप. सिलेक्शन हो जाए तो आके मिठाई खिला के जाना. घर आके. कोचिंग पे तो आप आएंगे ही, घर आके खिला के जाना. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. द स्ट्रेच इन अ स्टील. स्ट्रेच मतलब डिफॉर्मेशन कितना होगा इन अ स्टील रोड ऑफ सर्कुलर सेक्शन हैविंग अ लेंथ L subjected to a tensile load P, है ना, और टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ डायमीटर D. ठीक है. क्या है फॉर्मूला पूछा है इसने? मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था सीधा सीधा. 4PL/πE/D1/D2, है ना, है ना. और बाकी आपको याद ना है तो आपको सीधा निकालना है PL/AE से, जिसमें आपका एरिया क्या हो जाता है π/4D². तो π/4, तो 4 ऊपर चला जाता है, पाई नीचे रह जाता है, और D² को क्या कर देते हैं अपन लोग? D1 और D2. ठीक. वेरी गुड, वेरी गुड. फिर आपका ये क्वेश्चन पढ़ो भैया. इफ पॉइजन रेशियो फॉर अ मटेरियल इज 0.5, देन द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इज, मतलब आपको क्या ई निकालना है. किसके टर्म में पूछा? जी की टर्म में, मतलब 2G1 + म्यू. हर्षल जी आप बड़ा जल्दी जवाब दे देते हैं यार. जोरदार. अच्छी स्पीड है ना. कितना हो गया ये? 3 टाइम्स. क्योंकि देखो 1 + 0.5 1.5 और 2 टाइम्स दैट इज 3. तो E = 3 टाइम्स G. गुड गुड. देखो अब ये क्वेश्चन देखना, है ना. ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है अच्छे खासा. इसको मैं वर्टिकल कर लेता हूं, है ना. विजिबल है आप लोगों को? विजिबल है आप लोगों को? जी सर. है ना. देखो एक क्वेश्चन आपका बोल रहा है टफनेस फॉर माइल्ड स्टील अंडर यूनिएक्सियल टेंसाइल लोडिंग इज गिवन बाय शेडेड पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एज शोन. तो कौन सा ऑप्शन सही है ना. टफनेस की बात की है ना. तो मैंने आपको बताया आप एरिया के ऊपर क्वेश्चन टपकता हर बार, है ना. तो डेट इज जो फ्रैक्चर पॉइंट तक का एरिया है, दिस इज योर टफनेस. ठीक. ओके, है ना. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी बिकॉज ये पूछा टफनेस, है ना, तो यहाँ पे एक चीज और कर सकता था ये, बिकॉज ये जो है ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया है. सो बेसिकली इट इज मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. क्या है ये? मॉड्यूलस ऑफ टफनेस. इट इज नॉट टफनेस. टफनेस क्या होता है आपका? इट इज लोड एंड डिफ्लेक्शन कर्व का जो एरिया होता है आपका अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, दिस इज योर टफनेस. बट ये ऑप्शन गिवन नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या उसकी जगह आपका ये ऑप्शन करेक्ट है. कंपैरेटिवली जो ऑप्शन गिवन है उसमें से ये करेक्ट है. तो अगर ये दोनों ऑप्शन होते हैं P डेल्टा और सिग्मा ई दोनों वाले होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन लोड डिफ्लेक्शन दोनों आपके ऑप्शन होते हैं, तो आप किसको सही करते हैं? लोड डिफ्लेक्शन वाले को. ठीक. ऐसे नहीं कर देना एग्जाम में, झगड़ा नहीं करना एग्जामिनर से कि नहीं आपने क्वेश्चन गलत दे दिया सर, P डेल्टा आता है यहाँ पे. चलो भैया ये क्वेश्चन देखो. Which of the following is correct in respect of Poisson's ratio limit for an isotropic elastic solid? C. C. और कोई? सर पढ़ा तो यही था ना अपन ने. हाँ पढ़ा था, बिल्कुल मैंने पढ़ाया था आपको. बिल्कुल पॉइजन रेशियो की रेंज आपके -1 से हाफ है. बिल्कुल मैं बोलता हूँ अभी भी अपने स्टेटमेंट पे मैं अड़ा हुआ हूँ कि है, होती है ना. फिर भी मैं आप लोगों से आंसर पूछ रहा हूँ. मैंने आपको नहीं बोला जीवन जी आप गलत है. कॉन्फिडेंट रही है. और कोई? विधि अखावत सी. देखो कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन क्या इसको ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि मैंने बात की थी इन जनरल, जिसमें मैंने फ्लूइड्स को, सॉलिड्स को, सबको इंक्लूड किया था, है ना. तो यहाँ फ्लूइड्स की बात नहीं की, यहाँ उसने बोल दिया सीधा सीधा आप लोगों को बोला है आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड, है ना. तो मतलब सॉलिड्स की बात की है ना. और सॉलिड्स की बात करते ही आपके लिए क्या हो जाएगा भैया? ये बी. ठीक. क्या होगा? डी नहीं होगा, बी. बी 0.3 के अबाउट होती है, 0.25 से 0.3. ओके सर. ठीक है ना.
क्योंकि जो सॉलिड्स है सारे, है ना, आप लोग एक चीज क्लियर कर लीजिए, हायर लिमिट से कंफ्यूज मत होजिए। जो भी सॉलिड्स है आपके, है ना, जो आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड्स है, जिसका एग्जांपल मेटल ले सकते हो आप, उसका जो पॉइजन रेशियो हमेशा वो क्या है, 0 से आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, आप एक बार इंटरनेट पे आपके सर्च करना कि व्हाट इज द पॉइजन रेशियो ऑफ योर ब्लड, है ना, तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा कि सर माइनस भी होता है। सर मैं अभी पहली बार हमने कोई एग्जांपल भी देखा, है ना, मैंने बोला फ्लूइड्स का होता है, तो आप एक बार उसको कंफर्म भी कर लेना। ठीक, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सर ह्यूमन टिश्यू का होता -1, है ना, हाँ, मतलब जो फ्लूइड्स हैं जिसमें बहुत प्लास्टिसिटी है, उन चीजों का आपका -1 और माइनस की रेंज में होता है। नरेंद्र सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं हर चीजों का, अच्छा कॉन्सेप्ट थे, धन्यवाद। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, देखो, टेम्परेचर स्ट्रेस का क्वेश्चन जनरल है, मिलना हर एग्जाम में, है ना। क्या क्वेश्चन है, बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फ्रॉम अ कंपोजिट सिस्टम दे आर हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द कॉपर बार? बोलो। कंप्रेसिव। है ना, देखो अगेन हम लोग, और कोई? हाँ सर, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये तो आपका है स्टील, ये है कॉपर। कॉपर ज्यादा फैलेगा, ऊपर वाला लगेगा भैया डब जा कहाँ जा रहा है, तो उसको क्या कंप्रेशन दे रहा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। ठीक है ना, गुड। एग्जाम में देखो डायरेक्ट नहीं लगाना है, कभी कभी एग्जाम में चीजें गलत दिमाग में आती है, तो याद भी रखना है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्म भी करना अगर टाइम मिलता है तो। ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। अ क्यूब विथ अ साइड लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर इज हीटेड यूनिफॉर्मली 1 degree centigrade above the room temperature and all the sides are free to expand. What will be the increase in volume of the cube? 0। जीवन? कौन बोला 0? जीवन? जी। देखो यहाँ पे लिखा है क्या इन्होंने, फ्री टू एक्सपैंड है, इसने पूछा है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना, स्ट्रेस नहीं पूछा है। स्ट्रेस होता तो 0 बोल देते हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है, वॉल्यूम, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, है ना, तो इसके लिए कॉपी पेन चलाना पड़ेगा, बिना कॉपी पेन के आंसर आएगा नहीं, है ना। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि आपको क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर का है और हीट कर रहे हैं, तो आपको लीनियर रूल पता है, आपका डेल डिफॉर्मेशन कितना होता है, दैट इज एल अल्फा एंड टी, यही होता है। एल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं सेंटीमीटर में ले लेता हूँ चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि आंसर भी आपका सेंटीमीटर में दिया इसलिए मैं सेंटीमीटर कंटिन्यू कर रहा हूँ, एमएम में चेंज नहीं कर रहा हूँ। अल्फा इज योर, अल्फा कितना, 1 डिग्री इंक्रीज किया, सॉरी अल्फा नहीं, अल्फा आपका कितना है, अल्फा को अल्फा ही दिया है इसने, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज योर अल्फा एंड टेम्परेचर चेंज इज 1। सो बेसिकली जो लीनियर स्ट्रेन है ड्यू टू टेम्परेचर इट इज 1। ठीक है, ये क्लियर है। तो एक डायरेक्शन में सिग्मा एक्स कितनी हो गई आपकी, अल्फा हो गई, ठीक है ना, ये अल्फा आ गया आपका यहाँ पे। तो तीनों डायरेक्शन में कितनी हो गई, अल्फा अल्फा अल्फा। अब हम लोगों ने पढ़ा है आपकी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विच इज चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, और वो क्या होती है आपकी Ex प्लस EY प्लस EZ, होती है कि नहीं होती, बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पे आपकी Ex EY Z तीनों बराबर होगी क्योंकि सेम लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सो इट इज 3 अल्फा, हुआ ना। तो वॉल्यूम, ये क्या पूछा है यहाँ पे, द इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना, तो ये तो क्या है, आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या है ये, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। आपको क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम। सो जो चेंज इन, ये आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका 1 मिलेगा, तो बेसिकली इट विल बी योर 3 अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि V तो आपका 1 हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कोई कंफ्यूजन? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, किसी का कोई जवाब नहीं आया, कंफ्यूजन हुई नहीं किसी को? हर्षवर्धन, हिला डाला रे, हिला डाला क्वेश्चन ने तो सबको, तुमको वो किसी की आवाज ही नहीं आ रही है।
सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करो चलो। दीदी अखावत बी नहीं है, इसका आंसर सी है। आवाज आ रही है मेरी आपको सबको? अरे यस, तो थ्री अल्फा होगा, नीचे भी है ना अल्फा होगा क्या? मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डेल वी अपॉन वी होगा तो थ्री अल्फा अपॉन अल्फा होगा देख क्या? नहीं, देखो डेल वी बाय वी इज 3 अल्फा, है ना? यही आया था हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कितना आया था? 3 अल्फा। सो ये आप क्या करो, इसको इधर लेके आओ, वॉल्यूम यहाँ लेके आ जाओ। अब अपना वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ब्लॉक का जो डायमेंशन है इट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, वी की जगह 1 रख देंगे, सो इट विल बी 3 अल्फा देन सेंटीमीटर क्यूब। ओके सर। ठीक ना? गुड गुड। चलो थोड़ा टाइम दो ना सॉल्व करने को तुमको। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, ये 3 स्टेटमेंट पढ़ो पहले, है ना? 3 स्टेटमेंट ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेज विथ कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट बढ़ाने से स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ती है। दूसरा क्या बोल रहा है, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इंक्रीजेज विथ कार्बन कंटेंट। सी बोल रहा है यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील रिमेन्स अनचेंज विथ वेरिएशन ऑफ कार्बन कंटेंट। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू? बताओ भैया, इसका आंसर कौन बताएगा? खाली फर्स्ट वाला सर। उज्जवल तलेसरा बोलते हैं फर्स्ट। आंसर लॉक किया जाए? रिद्धि अखावत बी, आंसर लॉक किया जाए? और कोई? सतवीर सी, और कोई? टू ही लग रहा है सर। टू ही लग रहा है। ऑप्शन डी, जीवन जी कह रहे हैं डी। डी नहीं सर, बी। बी, और कोई? दिमाग लगा लो। और रोशन ए, सी। अरे एबीसीडी बोल दो सीधा, पूरा ABCD, है ना? देखो, है ना? गलत है आपका। देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना? कि सी देखो सर। यहाँ पे सी, थोड़ा मार खा जाएगा तो। हाँ हर्षवर्धन, ऐसे क्या कर रहा है? चीजें पढ़ी हुई चीजें गलत कर रहा है। देखो सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आपका नॉर्मल स्टील का इस तरीके से होता है, फिर हाई स्ट्रेंथ का थोड़ा उसमें कार्बन ऐड किया तो ये यहाँ से ऐसे चला जाता है, और कार्बन ऐड किया तो इस तरीके से चला जाता है, और कार्बन ऐड किया तो इस तरीके से चला जाता है। तो जो माइल्ड स्टील का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग मॉड्यूलस, वो कभी भी नहीं बदलता। स्टील के जो सारे वेराइटीज है ना, सब में आपका जो इलास्टिक मॉड्यूलस ई है वो आपका सेम रहेगा। एक्सेप्शन है यहाँ पे आपका कास्ट आयरन, है ना? क्योंकि वो एक दूसरा टाइप है, वो स्टील है ही नहीं, है ना? उसमें दूसरी चीजें मिक्स होती है, उसमें लाइम और दूसरी चीजें मिक्स होती है ना? तो वहां नहीं जाते हम लोग। स्टील का क्या होता है, ई, तो ई कांस्टेंट होता है, तो आपके कार्बन कंटेंट से ई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपका आंसर यहाँ तो हो गया, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील रिमेन्स सेम और अनचेंज विथ वेरिएशन ऑफ कार्बन कंटेंट। तो एक तो तीसरा सही है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बढ़ती है भैया कार्बन डालने से, सही बात है ना? बढ़ती है ना, ये तो आपने ही बोला है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो आप सारे लोग क्या जयन बनते बनते चूक जाओगे ऐसे तो। ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में, वो आईएएस के क्वेश्चन नहीं है ना? लेवल के क्वेश्चन अच्छे आप लोग कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं आप लोग। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नए है ना? क्वेश्चन नए लग रहे हैं कि पुराने पुराने क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर। नए क्वेश्चन, एकदम फ्रेश, नए एकदम। हाँ अब देखो, ये a solid uniform metal bar of diameter d and length L is hanging vertically from its upper end। अरे इस तरीके से लटक रहा है भैया, ये लो ये लो ये लो, ये लेंथ इसकी कितनी है, L है, डायमीटर कितना है, D है, ए आंसर And- होना चाहिए इसका। the elongation of the bar due to self weight is proportional to L and inversely proportional to D square। क्या बोलता है आंसर, क्या तो बोलते हैं इसके? आधा होता है ना सर वो। क्या होता है आधा?
जो नॉर्मल अपन जो वेट लगाते हैं उससे आधा होता है। एक्सटर्नल वेट की कंपैरिजन में सेल्फ वेट के लिए जो इलंगेशन होता है इट इज आधा, है ना, हाफ होता है, वो क्लियर है। W सर, पर L यहाँ पे तो रोक नहीं है, यहाँ पे कौन बताएगा सही आंसर इसका? यही लग रहा है। सतवीर बोलता है डी, रिधि अखावत बोलती है सी, सतवीर भी बोलता है सी, नरेंद्र सिंह ए, और कोई? रोशन? देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा प्रीवियस, थोड़ा पीछे जाओ, है ना, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं किसकी? डिफॉर्मेशन की। डिफॉर्मेशन के हमारे पास फॉर्मूले क्या थे? एक था आपका WL/2AE, है ना, अंडर सेल्फ वेट, और इसको अगर चेंज करते हैं हम लोग फॉर प्रिज्मेटिक सेक्शंस एंड फॉर कॉनिकल सेक्शंस। A कौन बोला है? हर्षवर्धन? हाँ सर। रुक जा, नहीं है, बता रहा है ना। तो ये था WL/2AE, और दूसरा फॉर्मूला क्या था? अगर प्रिज्मेटिक के लिए जाते हो तो λL²/2E, ये था ना, λL²/2E। किस को याद है? सो डेल्टा इज λL²/2E, है ना, प्रिज्मेटिक के केस में 2E, और उसके कॉनिकल जो था आपका कटा हुआ कॉन, उसका आपका था 6E। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ये कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू L² और प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, ये तीन रिलेशन मिलते हैं। अब यहाँ देखो आपके ऑप्शन में L तो है, प्रोपोर्शनल टू L², है ना, प्रोपोर्शनल टू L², लेकिन आपका D पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा D, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन है आपका, वो आपका D आंसर है, ठीक। रिधि अखावत D, गुड, वेरी गुड, ठीक। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ो जरा। EGKV सारे इलास्टिक कांस्टेंट है, ठीक है, रिप्रेजेंट इलास्टिक मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो रेस्पेक्टिवली ऑफ अ लीनियरली इलास्टिक, आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल। किसके लिए? लीनियरली इलास्टिक, आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस मटेरियल। टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस कंप्लीटली फॉर दिस मटेरियल, एटलीस्ट क्या क्या नोन होने चाहिए भैया आपको क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी को सारा एक्सप्रेस करना है, तो क्या क्या नोन होने चाहिए? रिधि अखावत क्या बोल रही है? सी सर, सी। Any two of 4, और कोई? अरे भाई लोग आंसर दो यार, एग्जाम में फट आंसर देना पड़ेगा, इतना टाइम सी क्या लग रहा है? सर, सी, और कोई? गलत है, गलत, सी, और कोई? और कोई? बस तक गिनते हैं, टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3, 4, 5 और 10, इतना ही टाइम मिलता है एग्जाम में। आंसर नहीं आया तुम्हारा? किन किन लोगों का आंसर ए है? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। बी कितने लोगों का है? सी कितने लोगों का है? मेरा सर 2 लोगों का। और डी कितने लोगों का है? डी कितने लोगों का है? किसी का नहीं है, ठीक है, आप लोगों का आंसर सही है ना, सी है। आप जब एग्जाम दे रहे हो पीछे वाला बोल देने इसका ऑप्शन ये नहीं है, या आगे वाले के OMR में नजर पड़ जाए तो देखना नहीं है अपने को अपने कॉन्सेप्ट पे चलना है। इट इज एटलीस्ट 2 कांस्टेंट शुड बी नोन, है ना, इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो जरा भैया, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? देखो टेस्ट तो वही होता है कि हम थोड़े क्वालिटी क्वेश्चन करें। हम लोगों ने 1.5 हफ्ते से एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, अच्छे से कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की। अब देखो इसमें आपको क्वेश्चन लगवा रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन क्या है आपका? स्टील हैज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 400 न्यूटन पर mm²।
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 × 10⁵ एम्पियर। Assuming the material to obey Hooke's law, करेगा ही करेगा, तो उसके बिना सोम में क्या करेंगे हम? Up to yielding, ठीक है। What is its proof resilience? बोलो भैया, आंसर कौन देगा? एक बार सब माइक अनम्यूट करो अपना। सर बी सर। ऑप्शन बी। बी। और कोई? और कोई? सर बी। सर बी। बी। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं सॉल्व कर रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, रेजिलेंस, है ना, प्रूफ रेजिलेंस। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मुझे क्या मिलता है? प्रूफ रेजिलेंस। और प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है आपका? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया, है ना। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया अप टू यील्ड पॉइंट, तो यील्ड पॉइंट तो इसने दे दिया 400, है ना। तो आपको वहां पे आप एरिया मतलब सीधा हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर सकते हो ना, एरिया इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू तो है आपके पास, है ना, स्ट्रेन की वैल्यू है नहीं। तो स्ट्रेन की वैल्यू आप किसको, आप ये रिलेशन यूज करोगे, आपका जो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेन है आपका वो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय ई, है ना। और सिग्मा की वैल्यू 400 दे रखी है आपको, और ई की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁵ तो आपका ये बन गया ई। तो इसको आप सॉल्व करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा? ये हाफ 400 × 400 बाय 2 × 10⁵ इसको आप सॉल्व करो भैया। देखो दो उड़ गया, एक बच गया, है ना। ये दो ये उड़ गया, ये बच गया। अब 4/10 बच गया, सो इट इज 0.4। किसने लिखा था? बी। किसी ने नहीं लिखा क्या बी आंसर? नरेंद्र सिंह ने लिखा था, बोला था सर। बोला था उज्जवल, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से आपका इक्वेशन हो जाता है। हटा दूं? हटा दूं ये स्क्रीन से? अच्छा चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। द स्ट्रेस बिलो विच अ मटेरियल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इज नोन एज। आंसर दीजिए इसका। एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट। हर्षल और कोई? Yes, sir. और कोई? बंटी सालवी के डी, रिद्धि अखावत डी, हर्षवर्धन डी, बिल्कुल डी है। ये तो हमने पढ़ा है ना यार, हमने जब आपको फेटिक पढ़ाया तो सीधा पढ़ाएगा। आप अनलिमिटेड साइकिल्स लगा लो, एक वैल्यू है उस लोड या स्ट्रेस की, जहां पर अनलिमिटेड साइकिल्स लगा लो फेलियर नहीं होगा। दैट इज एंड्योरेंस लिमिट। और ये आपकी क्या होती है? आपकी यील्ड लिमिट से कम होती है। आपकी माइल्ड स्टील की यील्ड लिमिट कितनी होती है? 250 MPa, लेकिन इसकी जो एंड्योरेंस लिमिट है वो कितनी होती है? लगभग आपकी 186 MPa के आसपास होती है। ठीक है ना। तो वैल्यू भी आपको लगभग ध्यान रहे, ये पता रहे कि कम होती है यील्ड लिमिट से। ये पढ़ो भैया। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज अप्लाइड टू लीनियरली इलास्टिक बॉडीज। भैया लीनियरली इलास्टिक तो होनी चाहिए, हर चीज अप्लाई करनी है सोम की तो लीनियरली इलास्टिक होनी चाहिए, है ना। लीनियरली इलास्टिक मतलब आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होना चाहिए? आपका लीनियर होना चाहिए, जहां तक स्ट्रेस आपने कंसीडर करी है। दूसरा आपका क्या है? बॉडी सब्जेक्टेड टू स्मॉल डिफॉर्मेशंस। पता नहीं होगा नहीं होगा। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर दो जरा। कौन दे रहा आंसर इसका? कौन दे रहा आंसर इसका? हर्षवर्धन ए। और कोई? अरे ये तो JN के एग्जाम का क्वेश्चन है रे, आएगा एग्जाम में ऐसा तो। राजेश मेघवाल बी। और कोई?
राजेश जी आपका जवाब एकदम सही है और इसके साथ आप जीतते हैं 5 करोड़ रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जेईएन बन गए ना, अब तो आप कितने ही निकालो पैसे। क्यों राजेश जी? यस सर। है ना, आपकी आवाज सुनने को कान तरस रहे थे मेरे। आपने सही जवाब दिया। आपने मतलब पिछले लास्ट लेक्चर्स आपने कंसिस्टेंटली लिए हैं तो थोड़ा असर हुआ मैंने लास्ट हफ्ते ही देखा है पूरा। है ना। तो ये आपका इसका जो ये बॉडीज ऑफ स्मॉल डिफॉर्मेशन है ये भी आपका होना चाहिए। मैंने आपको बताया था स्मॉल डिफॉर्मेशन होगा तो ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। है ना। लार्ज डिफॉर्मेशन जैसे आपके रबर के केस में रबर की बॉडीज आपके अटैच्ड हो और वहां पे आप सुपरपोजिशन लगाएंगे तो नहीं लगेगा। मेटल्स के लिए ट्रू है, मेटल्स के लिए कोई परेशानी नहीं है, कंक्रीट के लिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक, इसका आंसर 1 और 2 होगा। आप ध्यान भी रख लीजिए और याद भी कर लीजिए। ये पढ़ो जरा, देखो ये क्वेश्चन अगर लगा लिया आपने तो इससे आगे और कुछ नहीं है। ये इस पहले चैप्टर का सोम का सार था कंप्लीट। क्या है? इफ ऑल द डायमेंशंस ऑफ अ बार आर इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ n:1, if all the dimensions of a bar are increased in the proportion of the n:1, मतलब पहले एक था उसकी बार की डायमेंशन, ये बार है आपका, है ना। सपोज ये बार पहले एक था तो अभी कितने कर दी उनकी? n टाइम्स कर दिए। ठीक है। द प्रोपोर्शन विच विद द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द प्रिज्मेटिक बार बाय इट्स ओन वेट विल बी इंक्रीज इन द रेशियो। क्वेश्चन पढ़ो वापस से और इसका जवाब दो जरा, देखते कहां से आता है आंसर। 16 बुद्धिजीवी लोग हैं मेरे अलावा। देखो मैंने आपको जो कंटेंट दिया है क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में जो मैंने आपको, आप वीडियो से वापस जाके देख सकते हैं। आपको उससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन मिल जाता है, एक भी, किसी भी किताब में एक भी क्वेश्चन, चाहे वो ईएस का हो, चाहे गेट का हो, चाहे किसी का ही क्वेश्चन हो, एक भी बाहर मिल जाए तो मेरे पास लौट आना। ठीक है। बस ये है कि आपको हर एक फॉर्मूले को, हर एक कॉन्सेप्ट को वहां से इन डेप्थ समझना है ना। अब देखो यहाँ बात करते हैं हम लोग, तो आपने आप पढ़ा होगा कि आपका जो डिफॉर्मेशन होता है डेट इज लेमडा एल स्क्वायर बाय 2e। पढ़ा है हमने? किसी को कोई डाउट है क्या? या देखो स्ट्रेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्ट्रेस की। और मुझे डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता है। अब स्ट्रेस तक की जर्नी आपको तय करनी है। तो कैसे तय करोगे कि आपको पता है कि इस डिफॉर्मेशन में, है ना, चेंज इन लेंथ में अगर ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करो तो इधर डिवाइड किया है तो इधर भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है? स्ट्रेन। क्या बन जाता है? ये तुम्हारा स्ट्रेन ई बन जाता है। ठीक, हिंट दे दिया मैंने। अब आगे देखो तो आपका एल से एल, ये मेरा स्क्वायर से एल कट गया, तो आपका ये लेमडा एल बाय 2e इज योर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आपकी कितनी हो गई? लेमडा एल बाय 2e। अब आपको पता है कि स्ट्रेस इज इलास्टिक मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो आप क्या करो, दोनों तरफ ई से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी ई से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी ई से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर ई से ई गया। ठीक है। तो आपके पास जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कितना बच गया आपका? स्ट्रेस आपका बच गया लेमडा एल बाय 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बात हो रही, तो प्रोपोर्शनल में चले जाते हैं। तो लेमडा जो है वो आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि वो था लेमडा एल बाय 2 था, तो लेमडा की बात कर ही नहीं रहे, हम एल की बात कर रहे हैं। तो ये आपका एल हो गया। तो अब आपकी अगर आपने लेंथ इंक्रीज करी है, कितने प्रोपोर्शन में? एन प्रोपोर्शन में, तो स्ट्रेस भी आपकी एन प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज होगी। तो वहां पे n:1 था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? n:1। क्लियर है यार? जवाब क्लियर है या नहीं है? रिपीट करने की जरूरत है? क्या सॉल्व कर रहे हो क्या सब लोग? शिवन जी सॉल्व कर रहे हैं क्या क्वेश्चन? यस सर। पीयूष जी तुसी बड़े मजाक किया हो यार, आप अपना फोन अनम्यूट नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, क्या बात है?
सर बंद हो गया था ये सर, वापस नहीं चालू नहीं, ये किया। पीयूष जी जोशी है, रिप्लाई नहीं करते हैं बिल्कुल। रेगुलर कनेक्ट होते हैं, सुनते हैं अच्छे से, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। पीयूष जी मेरे अच्छे मित्र है, मेरे बहुत एक्सपीरियंस साइट इंजीनियर है हमारा ये। अभी थोड़ा ऐसे ही लॉकडाउन का टाइम है तो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आपका 53 नंबर क्वेश्चन है। देखो आपने कितने क्वेश्चन कर लिया आज, बहुत सारे है ना, जितने आप घर पे बैठ के लगाते हैं उतने क्वेश्चन आपने कर लिया आज। तो आपका क्वेश्चन है, बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस and the volumetric strain in the bar is 0.44 times the axial strain. What is the Poisson's ratio of the material? ये कौन सोल्व करेगा? हाँ? 2 मिनट का टाइम दे दो। हाँ 2 मिनट का टाइम है ना। सोल्व कर रहे हो आप लोग? एक बार हाँ ना बोलो, सोल्व कर रहे हो क्या? सबसे पहले कौन सोल्व करता है? देखिए देखते हैं कौन कौन सोल्व कर रहा है। देखो बेईमानी खुद से कब तक करोगे? जो नहीं कर रहे हो सोल्व कर लो, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदार होना पड़ेगा, खुद से भी और लोगों से भी। एक बार जेईएन बन जाएंगे तो बेईमान बन के खूब खा लेना भली, मैं नहीं बोलूंगा खाना, वो आपकी इच्छा, लेकिन क्या है अभी ईमानदार हो जाओ। किसका आंसर आ गया? नहीं समझ आ रहा है सर। नहीं समझ आ रहा है? पढ़ते लिखते हो नहीं तुम यार। कौन? जीवन जी मजाक कर रहा हो ना, डोंट टेक इट सीरियसली। एक्चुअली इक्वालिटी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अच्छे क्वेश्चन है ना, ईएस लेवल के क्वेश्चन है, ईएस में आए हुए क्वेश्चन है, तो देखो थोड़ा तो स्ट्रगल करना होगा हमें, है ना, तो एक्सपर्टाइज तो चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर दूं मेरी तरफ से। क्या बोलते हो, सॉल्व कर दूं क्या इसको? यस सर। यस ठीक है चलो। दीदी तुमसे भी नहीं हुआ? नो सर। एक्सपेक्टेड था तुमसे हो जाएगा। हर्षवर्धन तुमसे भी नहीं हुआ? यही नहीं सर। अरे बाप रे, तू बेईमानी करने लग गया। इसको करना है क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना हो। ठीक है चलो अभी बताते हैं इसको, आंसर देते हैं इसका। द बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस इफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन द बार इज 0.44 टाइम्स द एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, तो पहले जो इसने दिया है वो लिख देता हूँ मैं, डेटा गिवन लिखता हूँ सबसे पहले। आपका EV is 3 times your axial strain, axial से it is in x direction, ये गिवन है, यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है ना। अब क्या है कि इसने दिया है अपने को, और क्या दिया है, पॉइजन रेशियो म्यू दे दिया है। ठीक है, और पॉइजन रेशियो निकालना है ना, ये तो 0.44 दिया है इसने, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन द बार इज, सॉरी 0.44 टाइम्स थे, यहाँ से 3 हटाते हैं, मैंने भी गलत लिखा है ना। ये EV जो गिवन है ये क्या है आपका, 0.44 टाइम्स ऑफ EX। अभी ठीक है ना, यही दिया ना क्वेश्चन में? जी सर। है ना, पहले गलत पढ़ा हमने। अब क्या करें बोलो, अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? कोई रिलेशन समझ में आ रहा है कुछ इसमें, कुछ और आपको? देखो आप एक चीज कर सकते हो कि यहाँ पे जो EV होता है ना, ये EV, ये क्या होता है आपका?
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसको जब सॉल्व किया था तो ये हमें कितना मिला था, ये हमें मिला था सिग्मा बाय ई 1 माइनस 2 म्यू, मिला था कि नहीं मिला था? यस और नो? यस यस मिला था, है ना? तो ये इधर का ये आ गया, इधर ये 0.44, ठीक है, एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड विथ, और अब आपको क्या है, देखो EX लिखा है, तो EX को आप क्या लिख सकते हो, EX को क्या लिख सकते हो, सिग्मा एक्स बाई ई लिख सकते हो क्या? है ना? अब यहाँ पे देखो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस की बात थी, तो ये भी आपकी EX ही एक ही एक्सिस की बात थी, तो सिग्मा एक्स बाई ई और सिग्मा एक्स बाई ई तो आपका गया, ये सिग्मा एक्स बाई ई और ये सिग्मा एक्स बाई ई गया, तो अब बच गया 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0.44, ठीक है ना? 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0.44, 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0.44, सो 2 म्यू इज इक्वल टू, ये इधर गया, इट इज 0.66, 66 आएगा क्या? नहीं सर, 44 आएगा? नहीं सही 5 6 है 3 3 सही है ना? सर डी हो कितना आएगा? 1 माइनस 2 म्यू 5 6 आएगा 5 6 आएगा ना, 5 6 आएगा, 56 आएगा ना यार, 44 के 100 में से 56 बचेगा। कौन बोला? उज्जवल। हाँ सर। उज्जवल गणित तेज है तेरी, LIC में सब सीख गया है तो। अरे किसी को कराना हो कोई LIC का काम तो इससे करा लेना, है ना? अपना ही बच्चा, ये चाहे मेरा प्रमोशन करे नहीं करे, मैं इसका प्रमोशन अच्छे से करता हूँ। उज्जवल मेरा स्टेटस, मेरा कोई लेक्चर कोई शेयर नहीं करता है तो शिकायत है तेरे से। सर करता हूँ, किसने बोला नहीं करता हूँ? हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पैसा नहीं लगता है, आप लोग इतना तो कम से कम रिवार्ड दीजिए हमें। आप लोगों को कितने क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं हम। सर अपने ग्रुप में कितने जनों को ऐड किया मैंने, वो देखो सर। बिल्कुल किया, आपके एफर्ट बिल्कुल हम लोग तारीफ करते हैं आपकी, लेकिन टारगेट्स बढ़े। LIC के जैसे टारगेट्स है ना, वैसे हमारे भी टारगेट्स बढ़े, और थोड़ा कंट्रीब्यूशन और दीजिए, हम लोग और आपको अच्छे अच्छे चीजें प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका म्यू कितना हो जाएगा? 0.56 बाई 2, तो इट इज 0.28। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना ये, हाँ है ना? तो ऐसे क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन कुछ नहीं, बिना कैलकुलेटर हो रहा है, मतलब एग्जाम में तो अपने आ सकता है। सर यस सर ये 1 माइनस 2 म्यू के ऊपर वाले स्टेप निकाल, एक बार वापस कराओ ना सर। वापस कर रहा हूँ। देखो EV इज इक्वल टू 0.44 EX, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना? अब EV जो होता है वो क्या होता है आपका, तीनों डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन EX EY EZ, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, मैंने जो कराया था तुम्हें, तो वहां मिलता है अपने को सिग्मा अपॉन E 1 माइनस 2 म्यू, और ये एक्सेल की बात कर रहा है तो मैं सिग्मा x मान लेता हूँ। इधर 0.44, और स्ट्रेन को आप लिख सकते हो स्ट्रेन स्ट्रेस बाय इलास्टिक मॉड्यूलस, तो ये कट गया, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक, हाँ सर। 54 वाला देखो, क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर बताओ। किसका रिप्लाई आया भाई? ओके, देखो इसमें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से आंसर्स। देखो हमेशा क्या है, सोम जब सॉल्व करनी ना, तो एक उसका क्वेश्चन जो है उसको एक फ्री बॉडी डायग्राम में बनाना सीखो। जब तक फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा उसका, तब तक सोम के क्वेश्चन नहीं होंगे। है ना? देखो सॉल्व करता हूं मैं, मुझे पता है शायद तुमसे नहीं होगा क्योंकि ये कंटेंट कवर नहीं हुआ है ना, लेकिन इजी था बहुत, आप लोग बिल्कुल बेसिक इंजीनियरिंग सोम में पढ़ लेता है। क्या आंसर है? बी ना?
जी सर। यस बिल्कुल इसका आंसर बी है। जीवन जी बोल रहे हैं, जीवन जी ना, बिल्कुल सही दिया अपना जवाब, है ना। अब इसको सॉल्व कर दूं मैं जरा। देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से कि ये आपका कोई भी आपका बॉडी है ना, और ये प्लेन है, अगर इससे आपका जो एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पे आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, नहीं सॉरी, ऑन अ प्लेन रिजल्टेंट स्ट्रेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। ये रिजल्टेंट स्ट्रेस है आपकी, है ना, सिग्मा रिजल्टेंट, और इट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री पे इंक्लाइन होने के बाद क्या है कि आपको निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन इज 50 एम्पियर। नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है आपकी, 50 लगी हुई, नॉर्मल स्ट्रेस 50 लगी हुई है ना। तो व्हाट इज द शियर स्ट्रेस इन ऑन द प्लेन। तो शियर स्ट्रेस मतलब प्लेन के क्या होगी शियर स्ट्रेस, प्लेन के पैरेलल, है ना, इस डायरेक्शन में। तो ये आपकी क्या होगी, शियर स्ट्रेस होगी। तो आप क्या कीजिए, ये 50 दिया है तो ये निकाल लीजिए, शियर स्ट्रेस को टाउ लिख लेता हूँ, तो मैं टेन थीटा से बनाता हूँ अगर, है ना। या तो आप क्या कीजिए 50 से सिग्मा रिजल्टेंट ले आइए कंपोनेंट बना के, या सीधा मैं टेन थीटा लगा सकता हूँ। प्रॉपर्टी वो क्या है आपकी, वो आपकी है आपकी टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस। है ना, आपका लंब बाय आधा, है ना। तो यहाँ पे देखो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बनता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, 50 हो जाता है। ये कितना हो जाता है, 50। तो ये 50 और ये कितना है आपका टाउ। तो टाउ क्या है, बेस है, तो 50 बाय टाउ इज 1030। सो टाउ विल बिकम 50 बाय 1030, है ना। तो 50 बाय 1030 कितना हो जाएगा, 50 बाय 1030 इज योर √3। 1030 कितना होता है, 1/√3 होता है, √3 होता है, 1/√3 1/√3 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 86.66, ठीक है। सॉल्व करना इसको। रुका जाए आगे चला जाए, आगे सर। और कोई, चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन और बाकी, कितने बाकी क्वेश्चन, अरे यार बहुत क्वेश्चन है यार, चलो थोड़ा ही है ना। अभी हम पढ़ गए, चले गए, ये हो गया, यहाँ चला आता है, ये पढ़ो। देखो आईएएस के क्वेश्चन है, देखो कितने इजी क्वेश्चन आता है ना, आप लोग कर पा रहे हो, आप लोग ईएस भी बन सकते हो। मतलब आपको अगर पढ़ा जाए सही से, आप पढ़ाई करते रहो तो आप ईएस भी बन सकते हो। तो देखो ये क्या है आपको, 2 टाई रोड्स आर कनेक्टेड, टाई रोड्स है ना, मतलब एक दूसरे से टाई कर रखी है, इस तरीके से टाइड है एक दूसरे से, थ्रू अ पिन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, इनके बीच में पिन लगा हुआ है ना, और उस पिन का जो क्रॉस सेक्शन है, वो क्रॉस सेक्शन कितना है आपका, ये क्रॉस सेक्शन मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस बोल्ट का, पिन का, वो कितना है आपका 40 mm स्क्वायर, ठीक है। इफ टाई रोड्स कैरी अ टेंसाइल लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन, इस पे लगा हुआ है 10 किलोन्यूटन का, दोनों तरफ 10 किलोन्यूटन लगा है, तो द शियर स्ट्रेसेस इन द पिन, क्या निकालनी है, शियर स्ट्रेस निकालनी है। तो शियर स्ट्रेस निकालने का क्या तरीका है, आपको जिस प्लेन पे लग रहा है उसका तो एरिया, और बाकी भी उस पे आपका शियर फोर्स। तो शियर फोर्स कितना लग रहा है 10, तो इसका हो जाएगा 10 किलोन्यूटन है आपका, इंटू 1000 आपको न्यूटन में कर दिया है, और देन आपका एरिया क्या है 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 250, है ना। तो ये कितना हो गया 250 एम्पियर। क्लियर है क्या, यस सर। कोई परेशानी तो नहीं। सही है सर। सही है ना, सही कैसे नहीं होगा यार, मैं करूँ गलत हो जाएगा। गलत हो सकता है, देखो है ना, क्वेश्चंस बहुत ऐसे होते हैं। आप कभी कोई किसी भी कॉलेज में जाते हैं, कोई भी पढ़ा रहा है आपको, है ना, क्योंकि टीचर है, उसके लिए भी क्वेश्चंस कोई चीजें अनदेखी होती है ना, तो आप करो गलत करो, लेकिन हम लर्निंग कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, और हर एक सब्जेक्ट बहुत वास्ट है ना। तो अगर किसी से कोई क्वेश्चन कभी ना होना, तो ये नहीं करना कि भैया इसको कुछ आता नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों को भी सब कुछ आता है, आई होप आप लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं। अभी आपको देखो ये क्वेश्चन मिला है 57 नंबर, स्फेरिकल बॉल ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब
is subjected to hydrostatic pressure of 90, bulk modulus इतना, what is the change in volume of ball? बोलो कौन करेगा इसको? देखो बड़ा सिंपल है ना? मैं करूँ कि आप कर रहे हो? करो, आप करो यार, थोड़ा स्ट्रगल करो, थोड़ा क्वेश्चन को फेस करो, बनाने की, मोल्ड करने की कोशिश करो इसको। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कौन लाया आंसर इसका? देखो जो बच्चे छोड़ के चले गए, हमारे 5 बच्चे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि हमसे ना हो पा रहा है ना? क्यों बच्चों, सही बात है ना? सही है। भागने से काम नहीं चलेगा। कब तक भागेंगे? भागते भागते 11वीं 12वीं कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, नौकरी भी कर ली प्राइवेट, अब भागने से कुछ नहीं होगा। अब तो क्या फेस करना पड़ेगा, है ना? तो देखो इसको सॉल्व करता हूं, मैं सॉल्व करूं? हाँ सर। आप थोड़ा हाथ चलाएं, आपने क्या क्या किया हुआ वो बताओ मुझे। आपने इस तरीके से ट्राई किया? ओके, मैं टाइम देता हूँ ना, रिधि टाइम देता हूँ, आप कीजिए। आप कुछ नहीं, आप है ना, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखिए, उसमें उलझने की कोशिश कीजिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में उलझिए थोड़ा, क्योंकि आपको चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, वहां से आंसर निकल आएगा। तो इसमें फॉर्मूला तो आपने जो रिलेशन बताया था अभी वही लगेगा ना? पिछले सारे क्वेश्चन वही में अपन ने लगेंगे। किया था देखो वही। दो ही फॉर्मूले लगेंगे इसमें। सर फॉर्मूला तो ये होगा क्या, डेल वी इज इक्वल टू सिग्मा हेलो। अपॉन के। लिसन देखो, है ना, K इज योर बल्क मॉड्यूलस विच इज इक्वल टू आपका हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोल दो या प्रेशर बोल दो, कुछ भी बोल दो, डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये फॉर्मूला आपको आंसर पता है है क्या ना? सर? देखो आंसर तो निकालना पड़ेगा ना, मुझे याद थोड़ी रहता है क्या? अच्छा ना निकालेंगे, तुम्हारे सामने यही सॉल्व करेंगे, है ना? तो K इज योर P बाई EV। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम निकालने के पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी होगी वो निकाल लेता है ना? क्योंकि उससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपनी क्या होती है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वहां से निकाल लेंगे। तो आपका EV कितना हो जाएगा? EV विल बी P बाय K, है ना? तो P बाय K का वैल्यू रखिए आप अपनी कॉपी में। P आपका कितना दे रखा है? 90। सर 90। और E कितना दे रखा है आपका? 190, बट इट इज इन किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ठीक। तो ये आपका क्या आ गया? EV आ गया। ठीक है, EV मिल गया। हाँ सर। तो EV कितना मिल गया ध्यान रख लेता हूँ मैं, ठीक है? EV कितना मिल गया मेरा? 90 डिवाइड बाय 190 इंटू 10⁻³ ठीक है ना? ये मिला ना? हाँ सर। और 190 है ना, 190। और ये आपका इक्वल टू था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना दे रखा भैया? 1000 है ना? और 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, देखो, है ना? वो क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। क्या करें, उसको चेंज करें सेंटीमीटर क्यूब को mm क्यूब में? कर दो सर, इंटू करना पड़ेगा सर।
है ना, तो इस इंटू 1000 कर दो, है ना, सर ये आंसर है। तो ये कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया, और फिर आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा वो आप देख लो कैलकुलेटर चला के। ए सर। ये आएगा, यस सर। है ना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ ले जाते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आप अगर हैंड के हाथ से कैलकुलेशन कर पा रहे हैं आप लोग। हाँ सर। हाँ तो बहुत अच्छा है, इजीली हो रही, तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर ठीक है आपका। ये देखो भैया, पढ़ो आंसर। चलो इसका क्या आंसर होगा, आप जवाब दो जल्दी से। The area of two elastic limit सी। stress indicates which mechanical property। अरे भैया इसका तो Resilience, हम जमाने से पढ़ते हैं, यील्ड लिमिट तक की बात करें या इलास्टिक लिमिट तक की बात करें तो वो आपका क्या है, रेजिलेंस। ठीक है, वो भी क्या मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस बताता है। ये तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात की ना, तो हाँ ये सर। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस बताता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सिंपली रेजिलेंस। ठीक, सर ये पढ़ो जरा। यस सर, इसी में अगर क्या चेंज करें तो डक्टिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। डक्टिलिटी इसका आंसर कभी नहीं होगा, अच्छा, स्ट्रेंथ कभी नहीं होगा इसमें आंसर। इसका टफनेस से कंफ्यूज कर सकता है वो, क्योंकि नहीं, टफनेस क्या क्वेश्चन में होती क्या है, चेंज करें अपन? फ्रैक्चर तक होती है। यहाँ पे चेंज कर दे अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, अप टू हाँ तो फ्रैक्चर पॉइंट कर दे, है ना। तो ये जो सर, एरिया होगा ये आपका क्या हो जाएगा, टफनेस हो जाएगा, है ना। और स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी तो क्या, डक्टिलिटी तो प्रॉपर्टी, और स्ट्रेंथ क्या है आपकी, आपकी अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रेंथ है, यील्ड भी स्ट्रेंथ है। आप कौन सी स्ट्रेंथ है मेंशन करो ना, तो वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसका। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ दीज लगा के मत आ जाना कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस होता है, नहीं है, ऐसा नहीं भैया। रेजिलेंस दिया मतलब ये मॉड्यूलस की बात कर सकता है। ओके ठीक। हाँ सर। हाँ फिर देखो ये क्या है, देखो जरा, एक्सटेंशन डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है भैया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, लोड एट विच कंसिडरेबल एक्सटेंशन अकर्स, यील्डिंग चालू हो जाए विद डिक्रीज इन रेजिस्टेंस इज नोन एज। कहाँ पे चालू होती है, अपर यील्ड पॉइंट पे। ए। सही है ना, अपर यील्ड पॉइंट, हाँ सर। है ना। ठीक है चलो, लो भैया ये पढ़ो यार, बाई मेटेलिक स्टील। 1 मिनट है, ये लो। देखो कोई स्ट्रिप है ना, दो मेटल्स की, बाई मेटेलिक है, इज मेड ऑफ टू मटेरियल्स विद इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है भैया, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन वन स्ट्रिप इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो एरिया वही है ना, एरिया चेंज नहीं है, सेम एरिया। व्हाट इज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अनदर कंपोनेंट ऑफ द कंपोजिट बार, बताओ भैया। कौन बताएगा, कैसे सॉल्व करेंगे पहले बताओ। देखो ऑप्शन में क्या है कि देखो सिंपली 40 40 20 20 दे रखा है ना, मतलब क्या इसमें लगना लॉजिक, कैलकुलेशन कुछ होगी नहीं। बोलो क्या आएगा। सर साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल यार, है ना। देखो हमने सीधा प्रिंसिपल यही पढ़ा कि जब भी दो मेटल से मिलके बननी है टेम्परेचर वेरिएशन होगा, तो एक में अगर टेंशन आएगा दूसरे में कंप्रेशन आएगा, सेम क्वांटिटी का, है ना। फोर्सेस जो जनरेट होते हैं वो सेम होते हैं, टेंशन कंप्रेशन। अगर उनका एरिया सेम है तो स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -40 का +40 हो जाएगा, डेट शीट, और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, बड़ा जोरदार क्वेश्चन था, अच्छा था। एग्जाम में आ जाएगा तो हमारे 50% बच्चों को टाइम खा जाएगा। ये क्वेश्चन देखो जरा क्या है, ये आपको मैंने नहीं कर पाया है ना, फिर भी मैं आपको चलो अभी करवा देता हूँ, थोड़ा अगर आइडिया लग जाए आपको तो। मैंने ऑफलाइन कोचिंग पे तो मैंने करवाया है, अभी मैं ऑनलाइन क्लास में आपको नहीं पढ़ा पाया। ये आपका वही है कंपाउंड बार, जो मैंने आपको कंपोजिट सेक्शन पढ़ाया ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
चलो इसका 63 वाले का आंसर आप लोग मुझे सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आप सॉल्व करना। ठीक है, इसको अभी मैं आगे आगे लेके चल रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, डेट इज 64। A steel rail track is laid by joining 30 meter long rails end to end. पटरी बिछानी भैया end to end। ठीक है, at 30 degree centigrade there is no stress in the rails। ठीक है, at 50 degree centigrade what will be the stress in the rails if coefficient of thermal expansion is this and E is this? क्या करोगे? सर डी सर डी डी है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने रेल को ज्वाइन कर रहे हैं एंड टू एंड, मतलब बिल्कुल जोड़ दिया, एंड के पास एंड रख दिया, तो अब खेलने के लिए जगह नहीं है, तो क्या स्ट्रेस जनरेट होगी। ठीक है, स्ट्रेस जनरेट होगी तो क्या होगा वो ई अल्फा टी, तो ई अल्फा और टी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई कितना हो जाएगा। देखो अलग अलग आंसर आ रहे, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा। ई कितना है आपका 2 × 10⁵, अल्फा इज 11 × 10⁻⁻6 and t is your 20, so it will be 5 6 और ये गया, तो ये बच गया 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 आंसर है इसका, है ना। आप लोगों ने किसी ने सी बोला था, गलत था। ठीक, तो एक बार सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर दो, अब एक बार सब लोग अनम्यूट कर दो। नरेंद्र जी, राजेश जी, पीयूष जी, तो ये सब। लास्ट में 20 किससे मल्टीप्लाई किया? अरे यार देख, 2 × 10⁻⁶, हाँ 11 × 10⁻, सॉरी 10⁻5 था ना, 2 × 10⁻5, हाँ 11 × -6 और इधर आपका 20, क्योंकि 30 से 50 हो गया तो 20 बढ़ गया ना। तो वो क्या होता है, डेल्टा टी जो होता है ना, टी इज टेम्परेचर चेंज, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा। सबका फोन अनम्यूट कर दो भैया। नरेंद्र सिंह, भाविका जी, यस सर। कैसा लग रहा है क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर, कैसा लगा आप सब लोगों को? बढ़िया सर। अच्छा लगा सर। अच्छा थे क्वेश्चन? यस सर। तो हाउ इज द जोश? हाय सर। अरे कहाँ है, ऐसे हाई होगा क्या? ऐसे फिर हमारे सीमा पे लूट के ले जाएंगे पाकिस्तान वाला, ऐसे बोलेंगे तो। भाविका, हाउ इज द जोश? हाय सर। अब जिन्होंने अनम्यूट नहीं किया है उनमें क्या देश प्रेम नहीं है? हाँ चलो ठीक है, जस्ट अ जोक। ठीक है, हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? सोम में कोई डिमांड आपकी, या मेरे हिसाब से मैं उसको कनेक्ट करके आगे चलाता रहूं? सर आपके साथ तो चलाता रहो। ठीक है, सर ये चलो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन वाला टॉपिक आता है क्या इस डेज में? बिल्कुल आता है ना यार, पर वो उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस में आना पड़ेगा। वो क्या, यहाँ पे उसको उसकी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है सारा, क्यों 8%? ठीक है ना, हाँ सर। है ना, क्योंकि उसको सारा बोर्ड पे लिखना पड़ता है। एसएफडी बीएमडी और ये दोनों तो आपको, एसएफडी बीएमडी भी आपको बोर्ड पे करवाना। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा मैं इसमें करवाने की आपको, जो चीजें हो सकती है। थ्योरी ऑफ फेलियर्स, यस सर। है ना, थ्योरी ऑफ फेलियर्स, ठीक है, वो करवा सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। सर वो वाइब्रेशन वाला वाइब्रेशन वाला इसमें नहीं है, फॉर्म में नहीं है। स्प्रिंग ना, हाँ सर स्प्रिंग। देखो हम कोशिश करेंगे अभी फिलहाल इसमें कौन सा चैप्टर हो सकता है। हम लोग थ्योरी वाला चैप्टर, दैट इज कॉलम पढ़ सकते हैं हम, है ना। हाँ सर। कॉलम है ना, हम टॉर्शन। कॉलम टॉर्शन भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, या फिर वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो हम छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे। चलो जो भी ठीक लगेगा मैं करवा दूंगा। तो हमारी आज की क्लास को हमें विराम देते हैं ना। हाँ सर और एक क्वेश्चन अवेयर के रख लेना सारे, जो पीडीएफ भेजा है मैंने। ठीक है। ठीक सर। थैंक यू जगदीश सर, आज तो बहुत लंबी क्लास ले ली आपने। ठीक है, ये बताएंगे गीतांजलि ग्रुप पर।
हाँ जी, तो एक और क्लास लेनी है या आज के लिए काफी है? आई थिंक करने के बाद एनर्जी तो नहीं बची होगी, क्यों? हाँ सर, काफी है सर। आज के लिए बहुत है तो सो हाँ, भारी सर। पड़ गई सर। क्या? अरे इससे सर बोलूं आपको एक चीज बोलूं, सर ने पता नहीं कैसे 60 पैसे ट्यूशन करा दिए, वो भी सोम के 1.5 घंटे में। क्या मतलब खुद भी करने बैठते ना तो भी नहीं होते 1.5 घंटे में क्वेश्चन। नहीं होते सर, ऑफलाइन में नहीं होते। हाँ, ऑफलाइन करने आप बैठते हो ना तो नहीं होते हैं 2 घंटे, मतलब 2 घंटे तो कहीं निकल जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। तो अच्छी खासी स्पीड से सर ने आपको करा दिए, सर को बहुत बहुत थैंक यू। तो आज की अपन क्लास एंड करते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट क्लास जो है अपन कल रखेंगे, ठीक है? और कुछ ऑर्डर आ रहे हैं क्या ओपन कर